DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेद लाहौटी है। मैंने जेईई एडवांस 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर की है और मुझे 355 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए हैं। इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की। मैं 11th क्लास में आज से 2 साल पहले कोटा आया था अपनी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर मैंने एलन कोटा से अपनी प्रिपरेशन की। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैंने फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए अपने कोचिंग का मटेरियल रेफ़र किया, जिसमें कि हमारे मॉड्यूल्स में जितने क्वेश्चंस होते हैं और रेसेस होती है, मतलब कोचिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं फ़िज़िक्स के, वो सब मैंने सॉल्व किए। मैंने कंसेप्ट सीखने पर ध्यान दिया, फार्मूला के डेरिवेशन पर ध्यान दिया। फार्मूले भी याद करना ज़रूरी होते हैं क्योंकि उससे हमारी स्पीड बढ़ती है। हम हर फार्मूला एग्ज़ाम में डेराइव नहीं कर सकते, लेकिन मैंने फिर भी फार्मूला अलग से याद करने की बजाय प्रैक्टिस के साथ वो याद हो गए मुझे। मैंने फार्मूला के डेरिवेशन पर और कंसेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया। इससे मुझे फ़िज़िक्स के रिवीजन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। फ़िज़िक्स के लिए मैंने कोचिंग के मटेरियल के अलावा HC वर्मा पूरी सॉल्व की और मोस्टली मैंने एरोडोव सॉल्व की। एरोडोव के कुछ क्वेश्चंस जेईई के लिए इररिलेवेंट होते हैं, तो मैंने उन्हें सॉल्व नहीं किया। फ़िज़िक्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे रोटेशन होता है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स होता है और मैग्नेटिज्म, EMI, AC, ऐसे कुछ टफ चैप्टर्स होते हैं जिनमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो एकदम नए होते हैं। तो उसकी मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की, उन पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और इन चैप्टर्स का वेटेज भी ज़्यादा होता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में। फ़िज़िक्स को मैं लगभग अपनी सेल्फ स्टडी में रोज़ 1 से 2 घंटे देता था और मुझे फ़िज़िक्स में 118 मार्क्स आए हैं। केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स की अब मैं बात कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा याद करने का नहीं होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब समझने का बहुत ज़्यादा होता है, वो कंसेप्चुअल होती है। तो उसके लिए मैंने बहुत हमें जैसा भी कोचिंग में पढ़ाया मैंने उसको पूरा अच्छे से फॉलो किया, उसके नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ किया। और पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री में जेईई मेंस में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आती है, तो इसके लिए मैंने हमेशा कैलकुलेटर यूज़ करना अवॉइड किया, क्योंकि अगर हम मैनुअली कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारी स्पीड डेवलप होती है और जो बहुत ज़रूरी है हमारे ड्यूरिंग द पेपर टाइम मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री में नीरज कुमार सर की जो बुक आती है उसे रेफ़र किया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पिछले कई सालों से मेंस और एडवांस लाइन टू लाइन NCERT से क्वेश्चंस उठाकर पूछ रहा है। मेरे हिसाब से NCERT सफिशिएंट होती है। कुछ पोर्शंस थोड़ा सा NCERT में नहीं होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके लिए आपके टीचर्स के या आप जो भी क्लास में नोट्स बनाते हो वो सफिशिएंट होते हैं। उसमें जो थोड़ा सा मतलब 90% ऑफ द पेपर NCERT से सॉल्व हो जाता है और बचा हुआ जो 10% है वो आपके नोट्स से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है, जो भी एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन होती है उससे सॉल्व हो जाता है। और मैंने इनऑर्गेनिक के लिए भी कोई दूसरी बुक रेफ़र नहीं की। इनऑर्गेनिक एज वेल एज़ ऑर्गेनिक में मैंने कोशिश की कि हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाऊं, क्योंकि उनको रिवाइज़ करने के लिए हमें पूरा चैप्टर हम वापस नहीं पढ़ सकते, तो लास्ट मिनट रिविजन में ये शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हमें इनऑर्गेनिक एज वेल एज़ ऑर्गेनिक में जो चीज़ें याद नहीं हो पा रही या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जिन्हें भूल जाते हैं 1-2 महीने में, उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर रिवाइज़ किया, जिससे कि वो मुझे हमेशा अच्छे से याद रहे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मतलब इन दोनों में थोड़ा याद करने का होता है, लेकिन एग्ज़ाम में ये काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि मतलब मार्क्स तो इक्वल होते हैं सारे क्वेश्चंस के, लेकिन इन क्वेश्चंस में टाइम सबसे ज़्यादा कम लगता है। अगर आपको आता है तो आप उन्हें एग्ज़ाम में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ किया और इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और इनमें जैसे कुछ चैप्टर्स है सॉल्ट एनालिसिस और ब्लॉक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स जैसे चैप्टर है जो काफ़ी ज़्यादा याद करने के हैं। तो इसके लिए ये मेरी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल रही। इसके अलावा मैं मैथ्स के लिए बताऊँ तो मैथ्स में कंसेप्ट समझना तो इम्पॉर्टेंट है ही। मतलब मैंने सारी क्लासेस बहुत अटेंशन से की और मैथ्स में मैंने सारे कंसेप्ट्स तो समझे और इसके अलावा मैंने खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, क्योंकि मैथ्स में स्पीड डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंस एज वेल एज एडवांस में मैथ्स बहुत लेंदी आती है और जिसमें हमारा पेपर का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम चला जाता है। इसलिए मैंने इसके खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, वो भी टाइम लगाकर, जैसे कि मतलब जैसे जो भी मुझे होमवर्क मिलता था, अगर 30 क्वेश्चंस मिले तो मैंने उसके लिए 90 to 100 मिनट्स का टाइमर लगाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश की। इस तरह से मैंने मैथ्स में अपनी स्पीड डेवलप की, ताकि मैथ्स का पोर्शन मेरा 1 घंटे में, एग्ज़ाम में 1 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट में ख़त्म हो जाए।
मैथ्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे इंटीग्रेशन होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, ये मतलब डिफ़िकल्ट तो होता ही है, साथ में इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है एडवांस में। तो इसके लिए इन टॉपिक्स पर हमें स्पेशल फोकस रखना चाहिए। एज सच मैंने मैथ्स के लिए अपनी कोचिंग से मिले मटेरियल के अलावा कोई और एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ नहीं किया, क्योंकि कोचिंग से ही हमें मैथ्स में काफ़ी मटेरियल मिलता है। और मैथ्स मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस होते भी लेंदी है, तो उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम भी चला जाता है हमारा स्टडी में। तो इसलिए मैथ्स में मेरे हिसाब से अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो किसी एक्सटर्नल मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा मैं अपनी एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, क्योंकि उसमें सबसे कम टाइम लगता है हमें, और 33% पेपर हो जाता है और काफ़ी कम टाइम में हो जाता है, 1 घंटा नहीं लगता है, 30 to 40 मिनट्स में हो जाता है। तो उससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आगे के पेपर को हम प्लान भी अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद मैं फिज़िक्स अटेम्प्ट करता था और लास्ट में मैं मैथ्स अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मैथ्स लेंदी होती है और जितना भी बचा हुआ टाइम है मैं मैथ्स में दे देता था। पेपर 1 और पेपर 2 मतलब दोनों में मेरी यही स्ट्रैटेजी रही। और इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो ब्रेक मिलता है उसमें मैंने कभी पेपर 1 के बारे में नहीं सोचा। पेपर 1 में जो हो गया है अब हो गया है, उसका रिज़ल्ट तो अब वही रहेगा, उस पर मतलब उसमें कोई क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, ये सब सोचकर हम अननेसेसरी प्रेशर में आते हैं और पेपर 2 ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमें उनके बीच के टाइम में सिर्फ रेस्ट करना चाहिए और ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए। और पेपर 2 में भी मेरी यही स्ट्रैटेजी रही। और इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात को हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप पेपर में किसी एक क्वेश्चन पर उलझ जाए तो उसे अगर आप 5 मिनट आपने दे दिया है और फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको उससे ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहिए पेपर में, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे के क्वेश्चन ईजी आपसे हो सकते हो लेकिन वो छूट जाए आपके एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को करने के चक्कर में। इसलिए पेपर में अगर 1-2 क्वेश्चन आपसे ना भी अटेम्प्ट हो पाए तो आप मैक्सिमम 5 मिनट्स दीजिए और उसके आगे बढ़ जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बस हो ही गया और हम थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाते हैं और पता नहीं कब 10-15 मिनट हम उस क्वेश्चन में वेस्ट कर देते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हो पाता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि 3-4 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो एक साथ पेपर में दे देते हैं। मतलब अगर मेरा फाइनल एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं हुआ, पर कई बार प्रैक्टिस टेस्ट में होता था कि 3-4 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो ऐसे में हमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए हमारा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ऐसा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। हमें या तो सब्जेक्ट स्विच कर लेना चाहिए या उसी सब्जेक्ट को रिवर्स ऑर्डर में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। पेपर देते वक्त हमारा सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि हमें जितना आता है हम उतना मतलब हम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, अपना बेस्ट दे सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कर सके। अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, कोई रह जाता है, कोई नहीं आप सॉल्व कर पाते तो उसमें अननेसेसरी टेंशन एटलीस्ट ड्यूरिंग द पेपर तो ऐसा टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैंने जैसा अपने तीनों सब्जेक्ट की पढ़ने की स्ट्रैटेजी बताई, इसके अलावा तीनों सब्जेक्ट्स को इनिशियली जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, जब मैं मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वली था, तो मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना शुरू किया अपनी सेल्फ स्टडी में। सबका होमवर्क कर लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचता था मैं उसे इक्वली डिवाइड कर लेता था और इक्वली तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ता था। धीरे धीरे थोड़ा सा सब्जेक्ट्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं कि हाँ आपका कोई सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, कोई सब्जेक्ट थोड़ा वीक रह जाता है, तो उस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें और जब तक वो स्ट्रांग ना हो तब तक उसे अच्छे से पढ़ते रहे। मतलब इसके अलावा आप अपने टीचर्स से मिल सकते हैं, उनसे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मांग सकते हैं कि आप उसके बारे में उस टॉपिक से रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, उनसे वो टॉपिक वापस समझ सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आपका वीकनेस बन रहा है आप उसे और वीकनेस ना बनने दें, कहीं ऐसा ना हो एग्ज़ाम में मतलब इन चीज़ों को निगलेक्ट करना आपके लिए भारी पड़ जाए। और रिवीजन स्ट्रैटेजी, अब मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो लगभग एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम मतलब जेई एडवांस के 6-7 महीने पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने बीच में जेई मेंस और बोर्ड्स तो आई, लेकिन मैंने उनके जब ये मेंस और बोर्ड्स चल रही थी तभी मैंने एडवांस की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी ताकि मैं सिलेबस से डिस्कनेक्ट ना हो जाऊँ, उससे टच ना चला जाए मेरा। तो मैं हमेशा मतलब टच में रहूँ, इसलिए मैंने बीच में अपना एडवांस की प्रिपरेशन भी जारी रखी। और 6-7 महीने पहले मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया था, तो मैंने उसका सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना स्टार्ट किया। सबकी एनसीईआरटी एक बार मतलब केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने एक बार वापस पढ़ना स्टार्ट की और लगभग 1 महीने पहले तक हमारा पूरा रिवीजन, एडवांस के 1 महीने पहले तक हमारा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट का 1 महीने में हमें केवल एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए। उसमें अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है तो उन्हें इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो हमने केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बना कर रखे थे वो अब यूज़फुल होते हैं
और जो भी हमसे हम भूल जाते हैं या केमिस्ट्री में जो भी पोर्शन हम भूल जाते हैं उन्हें आप लास्ट मोमेंट पर एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले आप वापस देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम के समय याद रहेंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप जो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसमें आप फिज़िक्स और मैथ्स के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप केवल फार्मूले लिखें जो आप लास्ट मोमेंट पर अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो तीनों सब्जेक्ट्स को हमें इक्वल टाइम देना चाहिए अनलेस कि आपका कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वीक ना हो। इसमें मेरा लगभग 4 से 5 घंटे कोचिंग का टाइम रहता था और 6 से 7 घंटे मेरा रोज़ का सेल्फ स्टडी का टाइम रहता था। वैसे तो मैंने कभी नंबर ऑफ़ आवर्स देखकर पढ़ाई नहीं की और हमें वैसे करना भी नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी चाहिए कि हमें आज सिलेबस में मतलब हमें आज इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें आज ये चैप्टर्स या ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और उन्हें पूरा कंप्लीट करना चाहिए। हमारी प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ आवर्स पढ़ने से कई बार हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, हम इतना फोकस से नहीं पढ़ते। तो हम भले ही 8-9 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन हो सकता है आपने जो पढ़ा हो वो इफेक्टिवली 3-4 घंटे का ही पढ़ा हो। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम सिलेबस से देखें, टॉपिक से देखें कि हमको इतना टॉपिक्स पढ़ना है, ना कि ये देखें कि हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है। दिन में आपका पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ हो सके इसके लिए आपको एक शेड्यूल अच्छे से बनाना चाहिए जो थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने 20-20 घंटे पढ़ाई को दे रखे हो। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आपको साउंड स्लीप हो ऐसा इंश्योर करना चाहिए जिससे आपका अगले दिन माइंड फ्रेश रहे। नहीं तो आपको थकान रहेगी और आप अच्छे से फोकस भी नहीं कर पाएंगे और आप अगले दिन भले ही कितना भी ज़्यादा पढ़े, आप 20 घंटे भी पढ़े लेकिन आप इफ़ेक्टिवली उतना नहीं पढ़ पाओगे जितना आप अगर आप अच्छे से सोते तो उतना पढ़ पाते। इसलिए स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा आपको अपना पूरे प्रिपरेशन के दौरान माइंड काम रखना चाहिए, बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गलतियाँ होती है तो मतलब जो गलतियाँ हो गई अब उन्हें इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको फ़िक्स टाइम रखना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री को मेरे को 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है, फिज़िक्स को 50 to 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है और मैथ्स को 60 to 75 मिनट्स में एग्ज़ाम में कंप्लीट करना है। और इससे ये इंश्योर हो जाता है कि लास्ट में आपके पास सफिशिएंट रिव्यू के लिए टाइम रहे या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट आ जाए तो आपका जो लास्ट में जो एक्स्ट्रा टाइम 3 घंटे में इन तीनों टाइम्स के अलावा जो टाइम बचता है आप उन्हें कोई सब्जेक्ट लेंदी आ जाए और कंप्लीट ना हो पाए तो आप उसको टाइम दे सकते हो, या पूरा पेपर हो जाए तो आप पेपर को लास्ट में एक बार रिव्यू कर सकते हो, वापस अपने आंसर सारे चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक सेटिंग में कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप 3 से 4 घंटे कंटिन्यूसली फोकस कर सके बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना बोर हुए, क्योंकि आपको एग्जाम में भी 3 घंटे बैठना होगा। इसके अलावा आप जो प्रैक्टिस पेपर्स करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो भी इसी तरह से करने चाहिए कि आप 3-3 घंटे का दिन में उसी टाइम पर आप उन्हें सॉल्व करें। जैसे 9 से 12 और 2:30 से 5:30 उन्हें सॉल्व करें, जिससे आपको मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, एग्ज़ाम में एकदम रियल टाइम एग्ज़ाम वाली फीलिंग आ सके। और 3-4 घंटे की मिनिमम सेटिंग तो होनी चाहिए। इसके बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं जहां आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। इस टाइम में आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, आपको जो भी पसंद है करना वो कर सकते हो, अपनी जो भी हॉबीज़ है उन्हें परस्यू कर सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको इन 15-20 मिनट में भी सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग और एडिक्टिव होता है। और आप इसमें जब 10-15 मिनट इन्हें लेकर बैठोगे तो ये कब 2 से 3 घंटे बन जाएंगे और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे इन सोशल मीडिया से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इन 2 साल तो आपको एटलीस्ट सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है और अपनी प्रिपरेशन पूरे फोकस के साथ करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि वो मतलब कई सारी बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में जो मैंने अभी बताई है, और इसके अलावा भी बुक्स होती है, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो। और इसके अलावा आपको इंटरनेट पर प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपको यूट्यूब पर उससे रिलेटेड कई वीडियोस भी मिल जाएंगे। पर यूट्यूब पर वीडियोस सर्च करके उन्हें देखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप यूट्यूब पर किसी और चीज़ में ना उलझ जाओ, शॉर्ट्स देखने में या कुछ भी ऐसा यूट्यूब वीडियो देखने में जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर यूट्यूब पर कोई एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने जाते हो तो आपको मतलब खुद को काफ़ी कंट्रोल में रखना होगा ताकि आपका बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो
और आप एफिशिएंटली पढ़ाई कर सको। इसके अलावा मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि आपके जो भी टेस्ट होते हैं उनका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। उसमें आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स हो रही है उन्हें अच्छे से देखना चाहिए, उन्हें क्लासीफाई करना चाहिए कि वो सिली मिस्टेक्स है या कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है। सिली मिस्टेक्स में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रीडिंग एरर हो सकता है। कई बार क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट पूछा है और आप करेक्ट पढ़ के मार्क कर देते हैं, तो उससे आपके मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए पढ़ते समय, थोड़ा सा क्वेश्चन रीडिंग टाइम बढ़ा देना चाहिए, फोकस रहना चाहिए ड्यूरिंग द पेपर कि आप जो भी मतलब एक बार फाइनली ऑप्शंस भरने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आप सही भर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी मैथ्स का क्वेश्चन आपने x की वैल्यू निकाली, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में x/10 पूछा है और आपने x की वैल्यू फिल कर दी या ऑप्शन में मार्क कर दी। ऐसे में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसके अलावा कई कैलकुलेशन एरर्स हो सकती है आपसे, तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि आपको इसके लिए मैनुअल कैलकुलेशंस करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कैलकुलेटर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप नहीं हो पाती। जबकि फाइनल एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कैलकुलेटर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती है उसमें आपको एक बार सारे नोट्स रिवाइज़ करने चाहिए उन टॉपिक से रिलेटेड जिनमें गलतियाँ हुई है। अगर फिर भी वो रेक्टिफाई नहीं होती है तो आपको अपने टीचर से मिलना चाहिए और उनसे एक्स्ट्रा मटेरियल लेना चाहिए या उनसे फिर से वो टॉपिक समझना चाहिए और उन कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो गलती फिर आप कभी रिपीट ना करो। इस तरह से आप हमेशा परफेक्शन अचीव कर सकते हो। वैसे तो मुझे थ्रू आउट द प्रिपरेशन किसी सब्जेक्ट में ऐसी ज़्यादा वीकनेस नहीं लगी। थोड़ा सा कभी कभी शुरू में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में दिक्कत आती थी, क्योंकि उसमें याद करने का होता है और शुरू में सब कुछ इतना सारा याद करना पॉसिबल नहीं होता है। पर धीरे धीरे सब कुछ टेस्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ याद होने लगता है। अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट में वीकनेस आए तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं और उसका एक्स्ट्रा मटीरियल ले सकते हैं या उसकी एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं। उस पर ज़्यादा टाइम देकर उसे भी मतलब रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस से हटा सकते हैं उन टॉपिक्स को भी। अगर कई बार टेस्ट में अगर कम मार्क्स आते हैं तो हमें मतलब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। टेस्ट में कम मार्क्स आना तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने कंसेप्चुअल वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें रेक्टिफाई कर सकें। तो टेस्ट में कम मार्क्स आने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें सीखने का मौका समझकर उनसे सीखना चाहिए। थोड़ा प्रेशर होना ठीक है, लेकिन क्योंकि थोड़े प्रेशर से हमें एक आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर आप डीमोटिवेट होने लगते हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, अपने टीचर से बात करनी चाहिए, जो आपको मोटिवेट करेंगे और हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको मतलब एक अंदर से ये मोटिवेशन होना चाहिए कि आप मतलब जेई क्रैक करने का सपना, IITian बनने का सपना आप ही का था, तो आपको मतलब इस पूरी जर्नी में जो भी स्ट्रगल्स हैं वो तो झेलने पड़ेंगे ही, क्योंकि आखिर आपको अपना सपना तो पूरा करना ही है। हमारी जेई की प्रिपरेशन में बीच में बोर्ड एग्जाम्स भी आती है, उनका भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो जेई की प्रिपरेशन में ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, तो बोर्ड्स के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन जो हमारे इंग्लिश होता है और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश के अलावा भी एक और सब्जेक्ट होता है, जैसे जो मेरे केस में फिजिकल एजुकेशन था, उन्हें कवर करने के लिए आप रोज़ 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं, या संडेज़ को अगर आप फ्री हो तो 1 से 2 घंटा निकाल कर तैयारी कर सकते हैं। धीरे धीरे बोर्ड एग्ज़ाम आने तक पूरी तैयारी हो जाती है। और ड्यूरिंग बोर्ड की प्रिपरेशन मैंने पहले भी कहा था कि हमें जेई की प्रिपरेशन से दूर नहीं होना है। आप बोर्ड की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग भी, मतलब जब बोर्ड एग्जाम्स चल रही हो तब भी आपको रोज़ 2-3 घंटे जेई की प्रिपरेशन को देना चाहिए, जैसे कि आप जेई की प्रिपरेशन से या जेई के सिलेबस से डिस्कनेक्ट ना हो, उससे टच ना चला जाए। अगर ऐसा होता है तो आपकी मतलब पूरी प्रिपरेशन पे को वापस, मतलब आपको सब कुछ वापस प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए इतना टाइम होता नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद। और 2 साल की मेहनत है, सबका होता है, सब कर लेते हैं, इसीलिए इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहिए। और अच्छा, आपके मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।